तो सोचिए वही सुप्रीम कोर्ट तक इंसान, सुप्रीम कोर्ट के जज भी एक इंसान होते हैं। और ये जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनसे गलतियाँ नहीं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, बहुत जगह गलतियाँ होती हैं उनसे भी। अब रेप केस में मालूम होगा कि 17.5 साल का लड़का रेप कर दिया था। मेन जो अपराधी था वही था, और उसने क्या कर दिया था, उसको 17.5 साल का था, लेकिन उस समय कानून जो था वो 18 साल से कम बच्चे को 3 साल की सजा दी जाती थी। लेकिन रेप कर दिया एक छोटी सी लड़की को, और उसका मर्डर भी कर दिया गया, इतना खतरनाक। और वो लड़का छोटा सा था, 17.5 साल का। लेकिन उस समय कानून जो था वो 18 साल से कम बच्चे को क्या करता था, वो नाबालिग मानता था, और उसे 3 साल की सजा दी जाती थी। बताइए 6 महीने तक बच गया था। तब उसने सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, वो जज का बात जो है राष्ट्रपति मानने से इनकार करते, तो मीडिया जो है चिल्लाने लगेगी। मीडिया कहेगी ये देखिए राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जब सलाह दिया तो राष्ट्रपति ने उन्हें आईना दिखा दिया। आईना मतलब उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। ऐसे न्यूज़ छापते हैं, एकदम आएंगे बिस्कने सब, नमस्कार आज देखिए हम सुप्रीम कोर्ट। जय हिंद। तो चलिए आज के समय में पॉलिटी के बारे में, इससे पहले हम आपको क्या बताए थे, इससे पहले आपको पॉलिटी में हम लोग आर्टिकल 30-31 तक बता दिए थे। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की चर्चा, हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट शुरू कब से होता है, आर्टिकल 124 से। आर्टिकल 124 में कहता है सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, शॉर्ट पर में लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। आर्टिकल 125 में इसका वेतन की चर्चा है, वेतन की चर्चा है। आर्टिकल 126 में जो है वो कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चर्चा है। आर्टिकल 127 में किसकी चर्चा है, आर्टिकल 144 में तदर्थ न्यायाधीश, यानी जो 33 जज होते हैं उनमें खाली हो जाए, उनके स्थान खाली हो जाए, तो तब आते हैं हाई कोर्ट के जज, तो उसी को हम लोग तदर्थ न्यायाधीश, हेड ऑफ जज, तदर्थ न्यायाधीश। आर्टिकल 128 में जो है वो सेवानिवृत्त जज, सेवानिवृत्त जज। जैसे कि मान लें कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट ने जजों को देने से मना कर दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को लाया जाता है, तो उसे हम लोग सेवानिवृत्त जज कहते हैं। आर्टिकल 128 में। आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय, कौन सा है, अभिलेख न्यायालय यानी एक प्रकार का छोटा सा कानून होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए हर एक फैसला अपने आप में एक कानून है। यह आर्टिकल 130 में क्या था, आर्टिकल 130 में था सुप्रीम कोर्ट का स्थान, और आर्टिकल 131 में क्या बढ़ रहे थे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार या फिर प्रारंभिक अधिकार, या फिर प्रारंभिक अधिकार। यहाँ तक आपको हम बता दिए थे, तो यहाँ तक आपको बता दिए थे। उसके बाद जो है देखिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो आता है ये सब अपील के बारे में आता है। क्या था, अपील के बारे में चर्चा है। अपील के बारे में चर्चा है, जैसे आर्टिकल 132 हो गया, आर्टिकल 133 हो गया, आर्टिकल 134 हो गया, 34 क हो गया, ये सब अपील के बारे में चर्चा है। और आर्टिकल 135 पे जो उसका कैसे प्रोसीजर फॉलो कर दिया जाएगा। आर्टिकल 136 में कुछ खास नहीं है, मतलब उसी के बारे में चर्चा है। अब देखिए, अब खुद सोचिए, मान ली कोई मुकदमा कहाँ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सजा सुना दिया गया, लेकिन आप उस सजा से संतुष्ट नहीं है, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यदि हाई कोर्ट में भी न्याय नहीं मिला तो आप कहाँ से जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला सुना दिया तो आप कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति और डबल सजा देंगे, छोटा तो तीनों कोर्ट से फाड़ कर हाँ भी ले लो। तो ये होता है सुप्रीम अपील। देखिए, अपील कर आप डायरेक्ट अपील नहीं कर सकते। जैसे पहले ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 32 में कई प्रकार के मुकदमे होते हैं। पहले क्या होता है, संविधान से रिलेटेड मामला, यानी संविधान संशोधन विधेयक,
संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा कोई मामला, संविधान संशोधन का कोई मामला है तो आर्टिकल 132 के तहत जाएगा। हालांकि इसकी ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कि संविधान संशोधन का मामला किस आर्टिकल के तहत जाएगा। इसमें दीवानी मुकदमा, कौन सा मुकदमा? दीवानी मुकदमा माने पैसे से रिलेटेड मामला, चोरी डकैत, ये सब का आता है दीवानी मुकदमा आता है। और 34 में फौजदारी मुकदमा, फौजदारी मुकदमा ये भी मारपीट, जघन्य अपराध करते हैं, मारपीट करते हैं, खून खराबाई कर देते हैं या फिर अपहरण कर देते हैं, रेप कर देते हैं, ये सब केस में जाएगा तो फौजदारी मुकदमा, ये सब फौजदारी मुकदमा कहता है। तो देखिए, अगर सपोज अगर मान लें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई कोई अपराध कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको न्याय नहीं मिला तो वो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा। लेकिन अब इस तरह से हाई कोर्ट नहीं जा सकते, पहले कहाँ जाना होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ जाना होगा? हाई कोर्ट जाना होगा, हाई कोर्ट से कहाँ जाना होगा? सुप्रीम कोर्ट जाना। क्या जाना होगा? सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। लेकिन इससे पहले एक प्रोटोकॉल होता है, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे कैसे आप कोई भी अपराध किए हो तो आप अगर कोई भी कोर्ट में जाना हो तो आपको पहले वकील रखना होगा, तो सबका एक प्रोटोकॉल होता है। उसी तरह से कोई भी मामला जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर हाई कोर्ट में भेजना है, हाई कोर्ट से अगर सुप्रीम कोर्ट में भेजना है तो एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि अगर मान लें कि प्रोटोकॉल नहीं रही, जैसे प्रोटोकॉल मतलब वो देखा जाता है कि क्या ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मामला सुनाया गया वो क्या उसमें गलतियाँ है या फिर नहीं है, और वो मामला कैसा है, क्या वो हाई कोर्ट में जाने लायक है कि नहीं है, वो सब दिखाता है। वो सब लोग एडमिट सूट कहते हैं। एडमिट सूट एक दिन क्या होता है, उसमें दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ किया जाता है, तो उसी को हम लोग एडमिट सूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमिट सूट। यहाँ भी एडमिट सूट आता है, एडमिट सूट, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जैसे कोई सपोज कोई क्या कहता है, बकरी चुरा लिया, क्या था, किसी के बकरी चोरी हो गया और वो कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्या था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम उसको क्या था, सज़ा देंगे और उसे सज़ा भी मिल गया। जैसे कोई पेनल्टी लगा दिया कि आप 2004 दे दीजिए, तो उसे खुश नहीं कि नहीं हमें 10,000 चाहिए, 10,000 का खांसी था, खांसी समझ रहे हैं, खोसी, 10,000 खोसी था, आप उसे 4,000 का जुर्माना लगा। नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। क्या था? हाई कोर्ट जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर ऐसे मामले हाई कोर्ट जाने लगे तब तो कोर्ट रह चुका है। ऐसे मामले में तब तक तारीख का स्क्वायर आएगा, तारीख का क्यों चला आएगा। तो इसी तरह से देखा था कि एडमिट सूट ये हाई कोर्ट से कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाने लायक है या नहीं है, या फिर कोई हाई कोर्ट से मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने लायक है या नहीं है। हालांकि आप डायरेक्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 131 में मूल अधिकार है नहीं, राज्य में भी विवाद हो जाए, केंद्र और राज्य में विवाद हो, या फिर कुछ राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसी राज्य से विवाद कर ले तो भी आप जा सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में विवाद होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सब है। हालांकि अगर छोटे मोटे मामला है तो इस तरह से फॉलो करना होगा। तो ये सब फौजदारी मुकदमा, तो इसमें कुछ खास नहीं है। अब आते हैं थोड़ा, अब किसमें आते हैं? आर्टिकल देखिए 35 कुछ है नहीं, 36 में इसमें प्रोटोकॉल है। इसमें क्या है 35 में? जैसे कि 35 जो है उसमें प्रमाण पत्र जारी किया जाता है कि आप हमारे यहाँ का आइए, आपका जो मामला जो है वो हाई कोर्ट में सबमिट करना चाहते हैं, तो प्रमाण पत्र आता है, उसको लेकर जाना होता है, सब प्रोसीजर होता है। अब देखते हैं आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 में क्या है? न्यायिक पूर्ण अवलोकन। न्यायिक पूर्ण अवलोकन न्यायिक पूर्ण अवलोकन। देखिए, न्यायिक पूर्ण अवलोकन क्या है? न्यायिक पूर्ण अवलोकन मतलब इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया अपना ही फैसला क्या हो सकता है? बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो कोई फैसला सुनाता है तो अपने फैसले को क्या कर सकता है? बदल सकता है। किसके आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 137 के तहत। जैसे आप खुद सोचिए, कोई सुप्रीम कोर्ट तक इंसान, सुप्रीम कोर्ट के जज भी एक इंसान होते हैं, और ये जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनसे गलतियाँ नहीं होगी, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, बहुत जगह गलतियाँ होती हैं उनसे भी। अब रेप केस में मालूम होगा कि 17.5 साल का लड़का रेप कर दिया था। मेन जो अपराधी था वही था, और उसने क्या कर दिया था, उसको 17.5 साल का था, लेकिन उस समय कानून जो था वो 18 साल से कम बच्चे को 3 साल की सज़ा दी जाती थी। लेकिन ये रेप कर दिया एक छोटी सी लड़की को, और उसको मर्डर भी कर दिया गया। इतना खतरनाक, और वो लड़का छोटा सा था, 17.5 साल का। लेकिन उस समय कानून जो था वो
18 साल से कम बच्चे को क्या करता था, वो नाबालिग मानता था और उसे 3 साल की सज़ा दी जाती थी। बताइए 6 महीना बच गया था। तब उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसने अपने फैसले को बदला, लेकिन उसको सज़ा 3 साल का मिला। लेकिन बाद में आपको पता होगा कि आर्टिकल 21 पर आए हैं, आर्टिकल 121 पर आए हुए हैं कि सज़ा एक गलती की 1 सज़ा मिल गई, और सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से। तो उस समय कानून क्या था, 18 साल से कम बच्चे को 3 साल की सज़ा, लेकिन अब उसे कर दे कि नहीं, भले आप 18 साल के बाद वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन अब नाबालिग जो होते हैं वो 16 साल से ही खत्म होते हैं। नाबालिग जो पीरियड होता है वो 16 साल के होने पर अब खत्म होता है। तो 16 साल से अगर एक बच्चा एक दिन में अगर जाता है तो उसे प्रॉपर एक आम आदमी की तरह सज़ा दी जाएगी। तो ये होता है। तो न्यायिक प्रणाली को अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, बदल सकती है। क्या कर सकती है, बदल सकती है। अब ज़रा सोचिए, एक बार क्या हुआ था कि जब 1960 ईस्वी में, कब 1960 ईस्वी में चंपकम दोराई राजम, कौन थे, चंपकम दोराई इन्होंने एक केस लेकर गए। इन्होंने कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास गए और कहा कि इन्होंने कहा कि देखिए, प्रस्तावना जो है वो क्या है, संविधान का अंग है। प्रस्तावना जो क्या है वो संविधान का अंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसने कहा कि प्रस्तावना जो था, इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर आए थे गोलकनाथ 1919 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में कौन थे, गोलकनाथ थे। 1960 ईस्वी में गोलकनाथ भी थे। इन्होंने क्या कहा था, इनके भी मामले को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना भी जो संविधान का अंग नहीं है, कहता अंग नहीं है। फिर उसके बाद गए थे 1973 ईस्वी में, कौन गए थे, 1973 में गए थे केशवानंद भारती। हालांकि गोलकनाथ नहीं, ये बोरबड़ी है, कहता बोरबड़ी है। बोरबड़ी में भी क्या प्रस्तावना के संविधान सभी प्रस्तावना को लेकर लिखे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। फिर 1973 में आए थे, कौन आए थे, 1973 में आए थे केशवानंद भारती। कौन आए थे, केशवानंद भारती। देखिए, केशवानंद भारती ले गए, तो इन्होंने ये भी कहते थे प्रस्तावना को, प्रस्तावना को लेकर गए, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप इसे संविधान का अंग क्यों नहीं माने। तो इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये संविधान का अंग कैसे माने, इसमें कुछ नहीं लिखा गया है और नहीं ये दर्शाता है कि ये संविधान में है। तो उन्होंने केशवानंद भारती ने कहा कि आप ध्यान से देखिए, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान में नहीं है, बल्कि संविधान ही प्रस्तावना में है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रस्तावना जो होता है वो पूरे जितने भी आर्टिकल है वो सब प्रस्तावना में आप झलकेगा। जैसे आप प्रस्तावना पढ़ रहे होंगे, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतात्मक राज्य बनाने के लिए था, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, अभिव्यक्ति की आज़ादी सब आपको देखने को किस में मिलेगा, केशवानंद भारती प्रस्तावना में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये तो ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो था बार बार आ रहे थे कि प्रस्तावना को लेकर। तो इसमें कुल 13 जज थे, क्या था, 13। कितने जज थे, 13 जज थे, जबकि इसमें 11 जज थे। कितना, 11 जज थे, इसमें 13 जज थे। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्या किया, प्रस्तावना जो था संविधान का अंग माना, जबकि दो फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और तीसरे फैसले में केशवानंद भारती में कुल 13 जज की बैठक हुई। ये सबसे बड़ी संवैधानिक बैठक थी, सबसे बड़ी जो संवैधानिक जो थे जजों की जो थी बैठक थी। और इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। और ये कहा कि लेकिन संसद इन सब में सुधार कर सकती है। हालांकि कोई भी अगर संसद जो है वो कोई भी संविधान में सुधार कर सकती है, कोई भी संविधान का अंग है तो उसमें सुधार कर सकती है। तो जैसे ही प्रस्तावना संविधान का अंग घोषित हुआ तो इसमें ऑटोमेटिक संसद जो होती है सुधार कर सकती है। अब ये मत सोचिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया प्रस्तावना में संसद को सुधार करने के लिए, मतलब क्या करें, कुछ भी सुधार करने के लिए, सुधार या फिर उसमें बदलाव करने के लिए। लेकिन जैसे ही अगर कोई भी संविधान
कहा है तो संविधान में संसद जो है संशोधन कर सकती है। संविधान होने जितने भी संविधान में आर्टिकल है उस सब पर संशोधन कर सकती है, बस उसका मूल ढांचा नहीं चेंज होना चाहिए। आपको बताएं कि आर्टिकल 13 अल्पीकरण हुआ देगा सुप्रीम कोर्ट। तो प्रस्तावना जैसे ही संविधान का अंग बना तो संसद इसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, और संशोधन करी भी, और इसमें 3-4 शब्द जोड़े गए, एकता, अखंडता और संप्रभुता, ये सब शब्द जोड़े गए। तो ये किस में, आर्टिकल 137 में, न्यायपूर्ण अवलोकन। अब समझते हैं आर्टिकल 100, देखिए आर्टिकल 138 कुछ नहीं है, आर्टिकल 139 देखते हैं। आर्टिकल 139, आर्टिकल 139 में क्या है, रीट जारी करने की शक्तियाँ हैं। रीट कौन सी जारी करते हैं, रीट आपको पढ़ा दिए हैं, रीट आपको पढ़ा दिए सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कैसे करता है। आपको मूल अधिकार जब पढ़ा रहे थे भाग संख्या 3 तो उसमें आर्टिकल आता है 132, कौन, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 को संविधान का अंग कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन वो किसे कहा है, प्रस्तावना को। इसी केस में कहा था, संविधान को, प्रस्तावना को संविधान क्या आत्मा कहा था, लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है, ये छोड़िए। तो आर्टिकल 139 में रीट जारी करने की शक्ति है। तो आपको पता है कि आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, अधिकार परीक्षण, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, हिंदी में याद है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, अधिकार परीक्षण, उसके बाद प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो यहाँ तो आपको नहीं पढ़ाएंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यदि आपको 24 घंटे के अंदर कोई भी अपराधी को न्यायालय ले जाना होगा, ये तो आपको वहाँ यहाँ तो नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ पढ़ा दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो ये होगा रीट जारी करता है किसका, आर्टिकल 139 के तहत ये रीट जारी करता है। ये मूल अधिकार पर जारी नहीं करता है, वो जो आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 जो है वो मूल अधिकार पर जारी करते हैं, यानी कोई भी मूल अधिकार से रिलेटेड मामला है। जैसे सपोज 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, और वो मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार यानी 6 वर्ष से बच्चे को, अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चे को कोई पढ़ने नहीं दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करेगा और उसे क्या करेगा, अधिकार दिलाएगा। लेकिन अगर उससे कोई मूल अधिकार से अदर मामले पर कोई रीट जारी करना है तो वो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 139 के तहत जारी करना है। ये हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल 141, 40 तो कुछ खास नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल 127। आर्टिकल 141 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात जो है वो हर एक न्यायालय, पूरे देश को, प्रत्येक न्यायालय को, हर एक डिपार्टमेंट को, सांसद को, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हालांकि क्षमा कर सकते हैं। तो मतलब जितने भारतवासियों को, सबको सुप्रीम कोर्ट की बातों क्या होगा, मानना होगा, नहीं तो वो अवमानना का केस लाएगा और अपने शक्ति का पूरा तरह से प्रयोग करेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हर एक न्यायालय में यानी हर एक डिपार्टमेंट में बाध्य होगा। तो फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रत्येक न्यायालय में बाध्य होगा यानी मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो वो आपको मानना ही पड़ेगा, वरना आपको सुप्रीम कोर्ट जो है वो अवमानना का उल्लंघन करेंगे, आपको सीधे उठा ले जाएगा। ये होगा। अब देखते हैं आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, भारत के जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, मांग सकते हैं, क्या सलाह मांग सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं। लेकिन उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। आपको यहाँ गड़बड़ लग रहा होगा। जैसे खुद सोचिए, अगर मान लें कि राष्ट्रपति जो है वो किसी सुप्रीम कोर्ट का जज भी कोई छोट मोट नौकरी नहीं होती है, बहुत खतरनाक होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कोई कुछ भी कह दिया तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो जज का बात जो है राष्ट्रपति मानने से इनकार करते तो मीडिया जो होती है चिल्लाने लगेगी। मीडिया कहेगी ये देखिए राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जब सलाह दिया तो राष्ट्रपति ने उन्हें आईना दिखा दिया। आईना मतलब उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। ऐसे ही न्यूज़ छापते हैं, एकदम आएंगे विश करने सब, नमस्कार आज देखिए हम सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के मामले में को कैसे हम उजागर करते हैं।
तो ये सब दिखाते हैं। तो मान लीजिए इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के जो छवि जजों की छवि है वो थोड़ी नीचे गिरी हुई दिखाई देगी। इसलिए इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति, भले राष्ट्रपति जो है उस सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं और राष्ट्रपति उस सुप्रीम कोर्ट के जज के सलाह मानने के लिए बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी कहा गया वो जो राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी नहीं भी दे सकता है। तो यही, तो आप देख सकते दोनों को क्या हुआ, बराबर कर दिया। तो ये होता है संविधान। तो अब देखते हैं, अब देखिए इसमें कुछ खास आर्टिकल नहीं है। अब आपको ये सब क्या था, सुप्रीम कोर्ट के बारे में था। अब आपको CAG के बारे में पढ़ना होगा 47 से। तो CAG कंप्यूटर एंड एडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा। तो ये आई होप ये सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक आप समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।